देखो बच्चों, कल की डेट में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? मोशन ऑफ हीट। ठीक है। और अलग अलग स्टेजेस लेकर हमने इसे, एक्चुअली ये भी एक तरीके की मैकेनिक्स है। किसकी मैकेनिक्स है? वो है हीट की मैकेनिक्स। क्योंकि थर्मोस्टैटिक्स भी आप पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ते हो। और आपको पता है कि इन दोनों से मिलके जो ब्रांच बनती है उसी को हम कहते हैं मैकेनिक्स, जिसमें स्टैटिक्स की भी स्टडी हो और डायनेमिक्स की भी हो। तो हमने मैकेनिक्स में डायनेमिक्स की स्टडी की थी, अलग अलग एग्जांपल लेकर। देन फिर हम लोगों ने जो सिस्टम है, सिस्टम को डिफाइन किया था। इस सिस्टम के बिहाफ पे हम लोगों ने वेरिएबल को डिफाइन किया था कि ये जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, ये आपके क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है। देन इसके बाद जो प्रोसेस था वो था आपका, हाँ, जो मीडियम के साथ जो वॉल है वो कैसे, दो तरीके के, एडियाबैटिक वॉल, डायथर्मिक वॉल। फिर हमने यहाँ से जीरोथ लॉ को भी समझा था कि जीरोथ लॉ क्या कहता है। ठीक है ना। फिर इसी के आगे हम लोग करते करते इंडिकेटर डायग्राम पे आए थे और यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकाली थी। वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम का नेचर कैसा था। ठीक है ना। एक बार वर्क की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही थी, ये था हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम। और एक बार वर्क की वैल्यू निगेटिव मिल रही थी, ये था हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम। हम सिस्टम पे वर्क करते हैं। ठीक है। इतनी बातें हुई थी। फिर साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन की वैल्यू निकाली थी। देखा था कि क्लॉकवाइज जब ये मूव कर रहा था तो वर्क डन पॉजिटिव, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था देन उस केस में वर्क डन नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बहुत फेमस क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। मैंने एक इंडिकेटर डायग्राम बनाया और आप अपने क्वेश्चंस की शीट में देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, जो मैं पूछने जा रहा हूँ आपको आपसे। हमने कहा ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये रहा। और इसके कोऑर्डिनेट मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा ये है पॉइंट ए और इसका कोऑर्डिनेट है 4,1। इसका कोऑर्डिनेट है 4,1। ऐसे ही इस साइड ये है आपका बी, इसे हमने कहा ये है बी। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,4। और यहाँ पे हमने कहा ये पॉइंट है सी, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,1। 2,1। अब ये क्या दे रखे हैं? ये यहाँ के प्रेशर गिवन है। आप जानते हो कि इंडिकेटर डायग्राम को हम कैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में लिखते हैं? पी कॉमा वी, ये होता है इसके कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा वाई नहीं, पी कॉमा वी। और इस डायरेक्शन में क्या होता है? प्रेशर। और इस डायरेक्शन में होता है आपका वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 2, ये मिल गया आपका 1, और ये है आपका 4। ठीक है बच्चे। प्रेशर की वैल्यू है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम आई थिंक लीटर में होगा, यस, वॉल्यूम है लीटर में। देन आपको हर एक प्रोसेस के लिए वर्क डन फाइंड करना है। सबसे पहला आपको वर्क डन फाइंड करना है ए टू बी के लिए। मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ, इससे आप समझ सकते हो कि वर्क डन कैसा होगा। फिर आपको वर्क डन फाइंड करना है बी टू सी के लिए। देन वर्क डन फाइंड करना है सी टू ए के लिए। फिर इन तीनों की हेल्प से आपको इसका टोटल वर्क डन फाइंड करना है, डब्ल्यू ए बी सी ए। सबसे पहले तीनों अलग अलग प्रोसेस का, देन लास्ट में टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम।
फाइंड। बच्चों क्या करेंगे, कोई आइडिया दो। सर हम्म। C2A2 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा शायद। बिल्कुल सही, वेरी गुड। सर बी से सी हम पी इंटू डेल्टा वी वाला लगा सकते हैं क्योंकि प्रेशर हम्म, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत और बढ़िया। लेकिन आप कर क्या रहे हो, मैं ए ये टू जानना चाह रहा हूँ, वर्क डन आप कैसे फाइंड कर रहे हो। अगर मैं कहूँ कि ये जो आपने अभी बताया कि यहाँ पे जीरो होगा, तो आपने कैसे कह दिया कि जीरो होगा। आपने यहाँ पे कहा सर कि हाँ। क्योंकि हम्म, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डेल्टा वी, हम्म, जिसमें लिमिट होती है V1 से V2, तो उसमें डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम होता है, तो इसमें हम्म। चेंज इन वॉल्यूम तो हो ही नहीं रहा, तो कांस्टेंट है वॉल्यूम, तो उसकी वजह से फिर वो जीरो बच्चे आप इसलिए वर्क डन जो रिटर्न बता कर रहे रहा हो ना, ये आपका मैथमेटिकल व्यू है। अगर कोई सर आपसे मैं पूछता, हाँ बताओ। सर वो C2A का ग्राफ का एरिया 0 होगा शायद। बिल्कुल सही है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो वर्क डन होता है ना, उसे हम डिफाइन करते हैं, देखो मैं लिख रहा हूँ, एरिया बिटवीन पीवी कर्व एंड वी एक्सिस। तो आप सीधे ये बोलोगे कि ए बी की वजह से जो भी वर्क डन मिलेगा, ए टू बी, अगर कोई सिस्टम मूव कर रहा है, तो ए टू बी ये जो कर्व है, ये वी एक्सिस पे जितना भी, पूरा ये देखो ट्रेपीजियम बना रहा है, जितना भी एरिया ड्रॉ करेगा, दैट एरिया इज नोन एज वर्क डन। क्षितिज बेटा समझ में आया। है। ये सर वो ये वाला भी पॉइंट बोलना चाहिए था। नहीं, यही पॉइंट बोलना है। वो तो मैथमेटिकली हाँ, इसकी वैल्यू पी इंटू डीवी आई है, कॉन्सेप्ट यही है। यस सर। चलो फटाफट मुझे बता दो फिर, ए बी किसी का आया, ट्रेपीजियम का एरिया कितना। सर देखो मैं बताता हूँ, ए बी की जगह पे आप अगर बात करो, तो एक तो आपको इसका चाहिए वर्क डन, ए टू बी के लिए क्या मिलेगा आपको, इस ट्राइंगल का एरिया। तो आप कह सकते हो 1/2, बेस कितना है 4 - 1 मीन्स 3 लीटर, तो 3 × 10⁻³ ठीक है। और हमें चाहिए इसकी हाइट, तो हाइट हो जाएगी 4 - 2 मीन्स 2, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट और ये दे देगा 3 प्लस। अब आते हैं नीचे के स्क्वायर रेक्टेंगल पे, तो यहाँ पे इसके बीच में अगर आप डिफरेंस लोगे, तो ये मिल जाएगा 4 - 1, अगेन 3 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई, और ये हो जाएगा आपका ये 0, 0 से 2 मीन्स 2 × बस ओनली 2। सर हाँ बच्चे। सर इसमें अभी मतलब अभी देख रहे साइन कन्वेंशन या देखेंगे अभी? नहीं बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, अभी ही देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे अभी। तो हमें वर्क डन की वैल्यू कितनी यस मिली, सर। 9 जूल, 9 × 10⁻³ जूल। और बीसी आ रहे हैं अगर हम, तो बीसी के लिए देखो यहाँ पे गिवन है पहले से ही। लेकिन अब देखो ये वर्क डन कैसा, एक्सपेंशन या कंप्रेशन, ए टू बी एक्सपेंशन सर। एक्सपेंशन, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कंप्रेशन है, तो ये -3 × 10⁻³ जूल, ये जो देख रहे हो आप, ये रहा, ठीक है ना। और 3 नहीं 6 जाएगा ना, ये पूरा है, 6 होगा। अब देखो इन तीनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा WAB प्लस WBC प्लस WCA,
तो आपको जो टोटल वर्क डन मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 इंटू 10⁻³ जूल। यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे। अब इस क्वेश्चन में भी आप सिंपली निकाल सकते हो, जो वर्क डन होगा डब्ल्यू, नेट वर्क डन की बात कर रहे हैं, टोटल वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए। ठीक है ना, सारे वर्क डन की वैल्यू निकाल लो और फिर ऐड कर दो। सर ये फिर तो आ रहे 9 ATM लीटर। हाँ तो चेंज कर दो ना, 9 इंटू 10⁻³ जूल। 9 एटीएम का मतलब क्या हुआ, नहीं एटीएम में कन्वर्ट होगा ना, तो ये हो जाएगा 9, 9 इंटू 10⁹, यही आएगा, बिल्कुल सही है। अगर मैं देखो पहली बात तो जूल होता नहीं, क्योंकि हम कन्वर्ट करते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 10⁶। 1 एटीएम इज इक्वल टू 10⁶ अर्ग। इसको कन्वर्ट करो डाइन में, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से डाइन से क्या आएगा, अर्ग। आप इसको कन्वर्ट कर लेना, या चलो फटाफट बता दो मुझे करके कितना वो आएगा। सबका हो गया बच्चे। अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक क्या पढ़े, हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा कि किसी भी सिस्टम में या उस सिस्टम का वर्क कैसे होता है। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आपने क्या दिया था, यहाँ पे जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ये रहा, ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हमने इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक मूव कराया dx डिस्टेंस। कब, जब फोर्स की वैल्यू थी F, तो इसकी वजह से जो वर्क डन मिला dw, हमने ये पता कर लिया। जब यहाँ पे हीट दिया, एनर्जी दी इसको, तो अब एक बात बताओ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये अगली स्टेज का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। मैंने फिर से यहाँ पे एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर बनाया, ये रहा, ये यहाँ पे फिट है, और इसके पास कुछ मोल्स ऑफ गैस है, हमने कहा n मोल्स ऑफ गैस है। यहाँ से हमने इसको हीट दी, इस पॉइंट से हमने इसे हीट दी, और ऐसा करने पे, ऐसा करने पे जो पिस्टन है, हमने माना वो यहाँ से मूव होता होता यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पहुंचने में इसने जो वर्क किया, वो मतलब टोटल वर्क डन W किया, या चलो DW किया, छोटा सा वर्क डन। ठीक है, तो ये वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, ये वर्क डन इस हीट की वजह से हो रहा है। यहाँ पे इसे जो हीट मिल रही है, हमने कहा इसकी हीट की वैल्यू कितनी है, DQ। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, यहाँ पे जो पार्टिकल है, जब हमने इसे कोई हीट नहीं दी थी, कोई एनर्जी नहीं दी थी, उस वक्त इसके पास जो एनर्जी होगी
वो, और अब हीट जब मैंने इसको दिया, जिसकी वजह से इसके काइनेटिक एनर्जी में, इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, ये अपने पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। तो दोनों स्टेज में, किस स्टेज में इसके पास, दोनों में से किस स्टेज में इसके पास एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हुई? जब हम हीट दिए तो इसके पास एनर्जी आई, या पहले से एनर्जी थी? सर पहले से एनर्जी थी, पर हीट देने के बाद उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल। और उसी एनर्जी की वजह से वो यहाँ पे फोर्स लगा पा रहा है। ठीक है। अब अगर सपोज यहाँ पे आपके कुछ योद्धा खड़े हैं, जिन्होंने इसको प्रेस, मतलब बहुत पीछे से धक्का मिल रहा है, हर कोई इस तरीके से खड़ा है कि एक लाइन ये बंदों की है, उसके पीछे दूसरे की है, उसके पीछे तीसरे की है, ये सब आगे की ओर एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो जितनी एनर्जी मिली, क्या उसका टोटल वर्क डन हो गया? अगला क्वेश्चन ये है। नो सर। नहीं, नो सर। उसके कुछ पार्ट से, जो यहाँ पे पार्टिकल हैं जो अपर मोस्ट पे थे उस सरफेस के, उसके पास एनर्जी थी, उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया, उसकी वजह से वो आगे की ओर मूव हो गया। लेकिन इनिशियली इसके पास जो एनर्जी थी और हीट देने के बाद जो इसके पास एनर्जी आई, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। इसे कहते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी। इस एनर्जी को कहते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी, और इसे शो करते हैं यू से। तो हीट मिलने पे इस पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आए, साथ में इस सिस्टम ने वर्क किया। तो कितना चेंज आया? हमने कहा ये आया डी। इसका मतलब इस सिस्टम ने डी क्यू हीट लिया, और इसने दो काम किए। सबसे पहला, अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज किया। दूसरा, सिस्टम के थ्रू उसने वर्क किया। तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू? बताओ बच्चों। यस सर। दिस लॉ इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर ये टोटल हीट का फॉर्मूला है। ये बच्चे, हाँ, आप कह सकते हो टोटल हीट का फॉर्मूला है, या इसी फॉर्मूले को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जितनी भी हीट सिस्टम लेता है वो दो पार्ट में खर्च करता है। पहला, अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में, दूसरा, वर्क करने में। ठीक है। तुम्हारी इंटरनल एनर्जी मुझे लग रहा है बढ़ानी पड़ेगी। देखो, अब डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी? डी डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, पी इंटू डीवी। तो यही फॉर्मूला चेंज होके बन जाता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। इसकी चर्चा हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स में कर चुके हैं, जब हम लोगों ने स्केल चेंज पढ़ा था। और वो जो सेंटेंस था जिसकी वजह से आपने एक मैजिकल डायग्राम बनाया था, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स and thermodynamics validates statistical physics and thermodynamics validate following guideline and useful hint। अब इसमें हमने इस वाले टर्म को लिया था, और यहाँ से हमें देखने को क्या मिला था, u s और v पे डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ से रिलेशन बनाया था डी यू इज इक्वल टू डी एस और dv, और ds के डायगोनल में आ रहा था t, और dv के आ रहा था p, लेकिन p कभी सिंगल नहीं आता, माइनस साइन के साथ आता है। तो इसको उस साइड भेज दिया, तो हमें मिल गया था t ds इज इक्वल टू du प्लस p dv। इसे हम कहते हैं dq।
du प्लस पी डीवी को हम क्या लिखते हैं, वर्क डन dw। याद आ रहा है कुछ बच्चों? यस सर। तो दिस लॉ इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप इसे याद भी रख सकते हो, या फिर ये अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत इजीली डिराइव कर सकते हो। ये बहुत अच्छा मेथड है किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी थर्मोडायनेमिक फॉर्मूले को याद रखने के लिए या डिराइव करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। इसके बाद जो अगली बात आती है आपकी स्पेसिफिक हीट की, और स्पेसिफिक हीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम। किस तरीके से लेते हैं, आप जानते हो कि दो तरीके की स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ी है। कौन कौन सी? सबसे पहला था सीपी, दूसरा था सीवी। ठीक है ना? अब सीपी का मतलब क्या? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है देन वर्क डन की वैल्यू कितनी? 0। 0। तो आप कह सकते हो सीवी में जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो इसके लिए जो डीक्यू की वैल्यू बनेगी, आप कह सकते हो du प्लस dw होता है। और इस सिस्टम के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम dw is equal to 0 means dq is equal to du। ठीक है, अब आपको रिलेशन तो पता है, Cv is equal to क्या होता है, d for a 1 mole, for 1 mole of gas, n की वैल्यू 1 ले लिया, तो Cv is equal to dq by dt। मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, dq is equal to n Cv into dt होता है। n की वैल्यू 1, तो Cv is equal to dq by dt at constant वॉल्यूम v। अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो dq की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? dq की वैल्यू को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, du अपॉन dt। ये भी हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में वॉल्यूम आपका कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम सीपी पे। तो सीपी के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब आप dq इज इक्वल टू du प्लस पी dv यूज कर सकते हैं, या dw यूज कर सकते हैं। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, cp इज इक्वल टू dq अपॉन dt। तो cp इज इक्वल टू इस वैल्यू को पुट कर दो, तो du प्लस पी dv अपॉन dt ये मिल जाएगा हमें। और यहीं से हम फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। देखो Cp इज इक्वल टू क्या होता है, Cp इज इक्वल टू, मैं एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, इसे मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। प्रूव करेंगे हम आगे। तो Cp इज इक्वल टू का इसको डिवाइड करो दोनों साइड, तो क्या मिलेगा आपको, du अपॉन dt प्लस p dv अपॉन dt मिलेगा ना। और p dv अपॉन dt की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगी, आप ऐसा समझो, ये 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहा है, तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी ये होता है। एन को आप क्या कह दो, एन को आप कांस्टेंट कह दो, या 1 कह दो, आपने 1 मोल बोला है। तो पीवी इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, आर टी। डिफ्रेंशिएट करो एक बार, पी कांस्टेंट है, तो पी डीवी इज इक्वल टू आर डी टी। यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या मिला आपको, पी डीवी अपॉन डी टी। देखो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, आर मिल रही है। और ये हमें पता है ये क्या होता है हमारा, सीवी। ये देखो यहाँ पे, तो क्या मिल गया आपको, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। और यहीं से फॉर्मूला बनता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर।
ठीक है बच्चे, तो हम इस टर्म का यूज करके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके इसे कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला, हम मेयर्स फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ठीक, तो इसके न्यूमेरिकल अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। अब आते हैं हम इसके प्रोसेस पे। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी थर्मोडायनामिक प्रोसेस। बेटा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसे समझने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आपके पास वेरिएबल्स कितने थे? 4 वेरिएबल थे। उन्हीं चारों के बिहाफ पे यहाँ पे 4 तरीके के प्रोसेस बनाए गए। कौन कौन सा? पहला प्रोसेस है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड लास्ट है आपका एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला, फर्स्ट हमने लिया आइसोबैरिक प्रोसेस। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में भी जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है, जैसे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आइसोबैरिक का मतलब होता है जो आपका प्रेशर है वो कांस्टेंट। आइसोबैरिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट, तो रूल कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? अगली बात आती है रूल की। तो आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, या आप ऐसा समझो, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे लिखते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस n is equal to 1 and r is equal to gas constant। r is equal to gas constant। तो जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? वो बना PV is proportional to T। तो जो रूल तैयार होगा वो होगा एट कांस्टेंट प्रेशर V proportional to T। ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्या है? अगर V प्रोपोर्शनल टू T है, अगली बात आती है इसमें इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम, तो इसका इंडिकेटर डायग्राम कैसा बनेगा? मैंने इस साइड लिया P और इस साइड लिया V। ये आपका P और इस साइड है आपका V। और हमें क्या मिला इसमें? प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर हमने कहा ये एक पॉइंट है P, और ये कांस्टेंट है पूरे प्रोसेस के लिए। तो जो आपको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कैसा मिलेगा? हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी।
तो बताओ ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस पूरे लाइन पे प्रेशर की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये हमारा होता है V1 V2, और ये A to B इस तरीके से मूव कर रहा है। अब देखो, अगर इंडिकेटर डायग्राम हमें मिल गया, देन इंडिकेटर डायग्राम के बाद अगली जो क्वांटिटी आती है वो है वर्क डन। जो अगली क्वांटिटी है वो है वर्क डन इस प्रोसेस का। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल टू p इंटू dv। ये फॉर्मूला होता है आपका, p इंटू dv। तो dv की वैल्यू यहाँ पे क्या, पहली बात तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? v2 माइनस v1, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है। अब जैसे वर्क डन आ गया, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लिख सकते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी प्रोसेस के लिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा? आपको पता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है। तो इसके लिए dq इज इक्वल टू du प्लस p v2 माइनस v1, ये मिल जाएगा आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस एक प्रोसेस की हमें कंप्लीट नॉलेज मिल गई यहाँ पे। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका रूल क्या है, इंडिकेटर डायग्राम क्या है, देन वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव, और वैल्यू क्या है। और जैसे ही आपको वर्क डन मिल जाएगा, आप तुरंत उसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। देन अगला जो प्रोसेस था वो था आइसोकोरिक प्रोसेस। अगला है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके लिए भी हम सारी चीजें डिफाइन करेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होगी? आइसोकोरिक प्रोसेस की डेफिनेशन होती है वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। तो रूल क्या होगा? तो रूल होगा, क्योंकि आप जानते हो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो पीवी इज प्रपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पी प्रपोर्शनल टू टी। ये मिल जाएगा हमें रूल, जो रूल इसमें वर्क करेगा। देन अगला क्या था आपका? इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम, तो इंडिकेटर डायग्राम के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमने ये पी बनाया, इस साइड हमने वी बनाया, बहुत सिंपल है। ये हो गया पी, ये हो गया वी। अब देखो क्या कांस्टेंट है इसमें? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी होगी? वो इस तरीके से होगी। पूरे प्रोसेस के लिए हमारा वॉल्यूम कैसा है? ये हमने कहा ये वॉल्यूम है वी, कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर। ये है P1 इनिशियल, और ये है आपका फाइनल प्रेशर P2। ठीक है। ये रहा प्रोसेस A टू B। तो इसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। हाँ, तो आप कह सकते हो सिंस V is equal to constant, this implies that dV is equal to 0. This gives W is equal to dW is equal to 0। देखो बहुत अच्छा प्रोसेस है ये आपको नॉलेज दे रहा है। क्या दे रहा है देखना भी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। और dw की वैल्यू है कितनी?
here dw is equal to 0, तो dq is equal to क्या मिलेगा, du। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप उसे हीट देते जाओ वो वर्क नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। बच्चे बात समझ में आई? ये कैसा सिस्टम है? अब आप किसी भी सिस्टम को देख के बता सकते हो कि इसमें कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है या किस प्रोसेस का ये फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है ना? ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा चेंज है जिसमें जितनी भी एनर्जी इस तरीके के सिस्टम में दो, वो पूरी की पूरी एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होती है। वो सिस्टम एक भी थोड़ा सा भी वर्क नहीं करता। ठीक है ना? समझ में आई बच्चे? यस सर। अब अगला है आपका आइसोथर्मल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, बाकी ऊपर के दो नहीं है, वो सिर्फ उसकी नॉलेज थी आपकी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो रूल क्या बनेगा? रूल बन जाएगा आपका PV प्रोपोर्शनल टू T होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर P प्रोपोर्शनल टू 1/V। अच्छा, इससे क्या कहते हैं, इस लॉ को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री में पढ़े हो आप, बायस लॉ। बॉयल्स लॉ। और ऊपर वाले को दोनों, एक था आपका चार्ल्स लॉ और एक ये था आपका, गेलो-सेक्स लॉ। हाँ, गैलुसॉक लॉ और चार्ल्स लॉ। तो ये याद रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है कि अलग अलग प्रोसेस में कौन कौन से थर्मोडायनेमिक रूल वर्क कर रहे होते हैं। अब इसका भी हम बनाते हैं इंडिकेटर डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और यहाँ से 110% आपको क्वेश्चन मिलेगा ग्राफ पे भी। ये रहा P, ये रहा V, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये है आपका A, ये है आपका B। हमने यहाँ पे मान लिया ये इस तरीके से पहला पॉइंट, और ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। A टू B अगर ये एक्सपेंड कर रहा है तो ये मिल गया आपको P1, ये मिल गया V1, ये मिल गया P2, ये मिल गया V2। किस टेम्परेचर पे? कांस्टेंट टेम्परेचर T पे। इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है? देन अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? ये है इसका इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम इसके वर्क डन को निकालने के लिए आपके स्कूलों में क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। वर्क डन, तो देखो ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालने का तरीका आपको पता है। आप क्या करते हो, छोटी सी स्ट्रिप लेते हो। हमने ये एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली और ऐसा माना कि इसका जो वॉल्यूम है वो V है और जो प्रेशर है ना इस पे वो P है। तो इस केस के लिए, इस छोटे से स्ट्रिप के लिए वर्क डन की वैल्यू dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? P इंटू dV। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आपको पता है क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल of gas n is equal to 1,
therefore PV is equal to RT। तो यहाँ से P is equal to क्या मिल जाएगा आपको, आप N को लेकर भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट में हम N को लगा देंगे। RT अपॉन V, इस P की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get dW is equal to RT upon V into dV। अब ये इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेबल है, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम आपको चेंज मिल रहा है, तो अब आप इसे इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल वर्क डन dW मिल जाएगा, dW को इंटीग्रेट करेंगे W मिल जाएगा, तो क्या मिल गया आपको, RT अपॉन V dV, कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेकर V2 तक। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लिया, तो RT कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन V इंटू dV, V1 से V2 तक। अब बच्चे बताओ फटाफट कि 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है। सर log E। हाँ, log E इंटू V, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। तो क्या मिलेगा आपको, आपको यहाँ से मिल जाएगा W इज इक्वल टू RT log बेस E V2 माइनस log E V1। अब माइनस साइन को हटा के आप इसे रेशियो में भी लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, RT log बेस E V2 बाई V1। बेस E को हटाते हैं, तो हम यहाँ आपके सामने लिख दे रहे हैं एक पैरामीटर, बेस E A इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10A, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी 2.303 RT log बेस 10 V2 अपॉन V1, ये मिल गया हमें वर्क डन की वैल्यू। फॉर n मोल ऑफ गैस, फॉर n मोल ऑफ गैस W इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। ठीक है बच्चे, समझ में आया। यस सर। अब देखो, आपको पता है एक बात और, नाउ आपको पता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो लॉ वर्क कर रहा है वो क्या है, P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। देन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप कह सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू किसी टर्म की, वो जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया उसी को लेके कर रहा हूँ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 मिल जाएगा। यहाँ से V2 बाई V1 की वैल्यू बताओ, ये इधर गया तो क्या मिल जाएगा, P1 बाई P2। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं तो इन टर्म ऑफ प्रेशर भी हमें वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी, W इज इक्वल टू 2.303 nRT, सॉरी हाँ नहीं ठीक है, nRT log बेस E P1 बेस 10, सॉरी बेस 10 P1 अपॉन P2, ये भी आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो वर्क डन दो तरीके से निकलती है, एक तो ये रहा फॉर्मूला, दूसरा आपका इन टर्म ऑफ प्रेशर ये रहा। देन आपको वर्क डन की वैल्यू मिल गई, तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
इसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू du प्लस 2.303 nRT log base 10 v2 अपॉन v1 और dq इज इक्वल टू du प्लस 2.303 nRT log base 10 p1 अपॉन p2। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? नो सर। तो इस तरीके से हम आइसोथर्मल प्रोसेस की वर्क डन भी फाइंड कर लिया और उससे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी डिफाइन किया। अब इसमें एक और बात, एक छोटी सी बात और है समझना, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू dq बाई dt। क्या होती है? dq बाई dt। अब dt की वैल्यू क्या है यहाँ पे? हेयर कांस्टेंट dt तो 0 हो जाएगा फिर। तो dt की वैल्यू कितनी? 0। तो c की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट। बहुत पूछा जाता है कि किसी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। और आपको पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जितनी हीट लगती है वही आपकी क्या है? स्पेसिफिक हीट। तो इसको कितनी हीट लगेगी? इनफाइनाइट हीट लगेगी 1 डिग्री चेंज करने में। हम उसको दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं और उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहा है? इनफाइनाइट, सॉरी 0। और अगर वो 0 कर रहा है देन वो क्या करेगा? उसकी स्पेसिफिक हीट को इनफाइनाइट कर देगा। अब इस तरीके का प्रोसेस होता कैसा है? देखो आप ऐसा समझो कि मैंने एक रूम में 100 बच्चों को बैठा रखा है और वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। तो कोलिजन की वजह से क्या होगा? उसका उन लोगों का टेम्परेचर हाई होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक छोटे से कमरे में मैंने बिल्कुल अच्छे से बैठा रखा है, वो दोनों सारे के सारे सटे हुए हैं, एक दूसरे से कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी ने ऐसे थोड़ा सा अपने कोहनी को इधर मारा और ऐसे करते ही दूसरे को लग गया। दूसरा का गुस्सा गया, भाई ये क्या मतलब हुआ? और ऐसे करते करते पूरे क्लास में सिर्फ आवाज और हल्ला हो रहा है। मतलब एक तरीके से क्लास का टेम्परेचर हाई हो गया है। अब हमने क्या किया, धीरे धीरे, मतलब किसी को पता ना चले, एक एक करके बच्चे को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जैसे ही एक बच्चे को निकाला, किसी को पता नहीं चला, दूसरे को निकाला, फिर किसी को नहीं पता चला, तीसरे को निकाला, फिर भी किसी को नहीं पता चला, चुपके चुपके से निकाल रहा हूँ उस रूम से। तो ऐसा करने पे क्या उनके बीच में जो झगड़ा होगा वो कम होगा? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। ये एक तरीके का स्लो प्रोसेस होता है। ऐसे ही किसी भी क्या कर रहे हैं हम, कंटेनर में मैंने एक टेम्परेचर सेट कर रखा है, ठीक है, और उसमें से जो पार्टिकल है उनको एक एक करके बाहर लेकर आ रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे, आराम से, जिससे उसका टेम्परेचर चेंज ना होने पाए, कांस्टेंट बना रहे। ठीक है ना? तो ये कैसा होगा? इसको हम बहुत ही स्लोली करेंगे। इसलिए इस तरीके का जो प्रोसेस होता है, जो सिस्टम होता है, वो कैसा होता है? बहुत ही स्लो होता है। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात? यस सर। यस। तो इसके बाद जो अगला है आइसोथर्मल के बाद, इसे कहते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस।
देखो ये जो प्रोसेस है बहुत तगड़ा प्रोसेस है, और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है एंट्रोपी, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं सबसे पहले, वो होती है कांस्टेंट। ठीक है, एंट्रोपी को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, एक्सचेंज ऑफ हीट की वैल्यू 0 होती है, इसमें हीट कांस्टेंट होता है, पुराने वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब पार्टिकल का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, रैंडमनेस कांस्टेंट है, जो पार्टिकल जहां है वहीं रुका हुआ है, तो अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा तो क्या हीट ट्रांसफर करेगी? बताओ बच्चों। नो सर। नहीं करेगी, तो इसमें सराउंडिंग से हीट का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, तो एस मींस इसकी एंट्रोपी कांस्टेंट या एक्सचेंज ऑफ हीट कांस्टेंट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और इस डेफिनेशन का एक जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल टू 0, चेंज इन हीट कितना, 0, क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब इस पे रूल क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए रूल हम बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक डेरिवेशन है, या अभी बाद में करते हैं, अभी देखो इसके इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं पॉइसन लॉ। पॉइसन लॉ जो रूल है, और वो क्या कहता है, वो कहता है पी वी टू पावर माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये गामा क्या है, वेयर गामा एक नंबर, एक रेशियो है, किसका रेशियो है, सीपी और सीवी का। सीपी और सीवी के जो रेशियो होते हैं इसे हम कहते हैं गामा। ठीक है, इससे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानो कि ये एक तरीके का रेशियो है जिसकी वैल्यू सीपी अपॉन सीवी के इक्वल होती है। ठीक है बच्चे। सर हाँ यस सर। सर, इस पॉइसन्स लॉ में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी रेज टू पावर गामा से। हाँ, और क्या भाई, ये तुम्हारा P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V टू पावर माइनस गामा, देयरफॉर P प्रोपोर्शनल टू V टू पावर गामा। बिल्कुल ठीक है। नो 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 नो, P V टू पावर माइनस गामा नहीं, प्लस गामा, P V टू पावर प्लस गामा, सॉरी, ये आपका प्लस होता है, माइनस नहीं होता। माइनस जब हम चेंज करेंगे तो होगा, मतलब अभी हम इसे ऐसा नहीं है, यही एक सिंपल फॉर्मूला है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे, पी वी ऐसे ही वी टी एंड ऐसे ही टी पी, तीन तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं। तो ये जो माइनस गामा आएगा ये तुम्हारा आएगा जब हम टी वी लेंगे तो गामा -1, तो वो ध्यान आ रहा था मुझे। ठीक है, ये होता है पॉइसन लॉ। ठीक है बच्चे, तो यहां से क्या मिला, यस सर। P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V टू पावर गामा, इसे कहते हैं पॉइसन लॉ। अभी कैसे आया इसको हम आगे करेंगे प्रूफ। अब रूल के बाद अगली बात क्या आई थी, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम तो भाई इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इंडिकेटर डायग्राम को आपको। आइसोथर्मल और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, एक बार में बात को समझना। और बात को समझने के लिए अगर हाँ देखो, मैं एक सिंपल सा पॉइंट ले रहा हूँ, ये लिया यहाँ पे, और यहाँ से दो तरीके का स्लोप ड्रॉ कर रहा हूँ। एक स्लोप मैंने ये ड्रॉ किया और एक स्लोप मैंने ये ड्रॉ किया। ठीक है ना, ये दो तरीके का स्लोप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके सामने। अब इसमें से ये है पहला स्लोप और ये है दूसरा स्लोप, किसका स्लोप ज्यादा है, पहले वाले का दूसरे वाले का?
सो दूसरे वाले का। दूसरे वाले का। तो जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसका स्लोप कम वो आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब ये वाला जो है, इस वाले प्रोसेस में T कांस्टेंट होगा और इस वाले में आपकी एंट्रोपी S कांस्टेंट होगी। इसे कहेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या कहेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसे कहेंगे हम आइसोथर्मल प्रोसेस। इस तरीके से आप दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब आप ऐसा समझो कि अगर मैं एक कॉपी लेता हूं, ये देखो, और इस कॉपी को इस तरीके से रखा और यहाँ पे ये रुका हुआ है, यहाँ पे ये देखो, ये, अरे यार रुक जाओ, हाँ ये रुका हुआ है, तो ये आपका कैसा स्लोप? आइसोथर्मल। और अगर ये नीचे आ गया, जो जिसमें फिसलन ज्यादा है, वो कैसा? एडियाबैटिक। समझ में आई बात? यस सर। ठीक, इस तरीके से हम इसका स्लोप बनाते हैं। किसका? एडियाबैटिक का। अब एडियाबैटिक का वर्क डन कितना होगा हम ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक स्टेप लेनी होगी। हमने ये एक स्टेप ले ली, ये ले ली, और ये जो पॉइंट है ना, इसे हमने कहा ये है आपका V1, ये है आपका V2, और ये जो चेंज है इसे मैंने कहा dV। कितने प्रेशर पे है? ये प्रेशर है P। तो यहाँ पे जो रूल बनता है वो क्या बनता है? PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हमने कहा K। ठीक है। अच्छा, एक बात और अभी आगे करेंगे। देखो इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? इस प्रोसेस में जो पहला वाला है उसमें टेम्परेचर आपका कैसा है? कांस्टेंट है। लेकिन इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। आप लोग ग्राफ पे मुझे याद दिला देना, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा या क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम ग्राफ पे क्वेश्चंस भी दूंगा। कि सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं कि 3 ग्राफ है अलग अलग, आइसोथर्मल के या एडियाबैटिक के, आइसोथर्मल के ही, और किसका टेम्परेचर ज्यादा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, तो मुझे याद दिला देना, अभी जस्ट के बाद ही बताऊंगा। तो यहाँ से आपको प्रेशर की वैल्यू क्या मिली? P इज इक्वल टू मिल गया K अपॉन V टू पावर गामा। और ये क्या दे दिया हमें? ये दे दिया P इज इक्वल टू K V टू पावर माइनस गामा। इक्वेशन 1। क्यों प्रेशर निकाल लिया? वर्क डन निकालने के लिए। तो आप यहाँ से आप एक और बात कह सकते हो, या सीधे वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन dW इज इक्वल टू P इंटू dV। तो dW इज इक्वल टू K V टू पावर माइनस गामा इंटू dV। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dW इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ K V टू पावर माइनस गामा dV। कहाँ से कहाँ तक? V1 से लेकर V2 तक। ये देखो स्लोप कहाँ गया? ये रहा, V1 से लेकर V2 तक। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा? K तो बाहर हो गया, और K के बाहर होते ही V टू पावर माइनस गामा का इंटीग्रल क्या होगा? V टू पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। कहाँ से कहाँ तक? V1 से लेकर V2 तक। अब इसे बाहर ले लेते हैं। तो W इज इक्वल टू K अपॉन, इसे हम 1 माइनस गामा लिख सकते हैं। ठीक है। वैसे ये गलत लिखा हुआ है, हमेशा गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि Cp की वैल्यू Cv से बड़ी होती है।
तो अभी हम जब माइनस साइन करेंगे ना तो वहां से माइनस को निकाल के हम इसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। अब देखो एक बार हमने यहाँ पे V2 पुट किया, तो V2 टू पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसे, क्योंकि ये निगेटिव वर्ग दे रहा है हमें, और हो क्या रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया और इसे प्लस कर दिया। तो W इज इक्वल टू के अपॉन गामा माइनस 1। क्यों किया, बात समझ में आई बच्चे? बताओ भाई। नेगेटिव साइन निकाल दी। हाँ, निगेटिव साइन क्यों निकाला, यही पूछ रहा हूँ। नहीं समझ आया, ये नेगेटिव साइन क्यों निकाला? ठीक है, बताता हूँ। देखो गामा इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी, और आप जानते हो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, तो गामा की वैल्यू हमेशा 1 से कैसी होगी, बड़ी होगी ना। बड़ी। और इस जगह पे देखो, अगर 1 से बड़ी होगी तो ये वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। नेगेटिव। तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हमने माइनस साइन को निकाल के, अब देखो ये टर्म कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझ में आई क्यों किया? यस सर। अब देखो इसमें हमें थोड़ा सा तिकड़म भिड़ाना होगा। कैसे? हमने क्या किया, के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, W इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 ऐसे ही छोड़ दिया, के को अंदर मल्टीप्लाई किया और इसके अलग अलग लिखता हूँ, V1 टू पावर माइनस गामा इंटू V1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही के V2 टू पावर माइनस गामा इंटू V2 लिख सकता हूँ। बताओ बच्चों। यस सर। अब ये जो वैल्यू लिखी है किसकी लिखी है, के V1 टू पावर गामा क्या होगा, आपको पता है तो P? प्रे हाँ बताओ। प्रेशर होगा के वी टू रेज टू पावर माइनस गामा। हाँ देखो, ये अगर 1 तो ये 1, ये अगर 2 तो ये भी क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी लिखी हुई है, P1 की वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, W इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। तो पहला तो फॉर्मूला हमें ये मिला वर्क डन का। अब देखो दूसरा फॉर्मूला, सिंस PV इज इक्वल टू NRT, तो यहाँ से मिल जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू NRT1, P2 V2 इज इक्वल टू NRT2। इन दोनों को भी यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या मिल गया, W इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 NRT1 माइनस NRT2। देखो इसकी जगह पे NRT1, इसकी जगह पे NRT2। अब NR को हम कॉमन ले सकते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू NR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। तो हम इसे NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। ये मिल गया हमें आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन, एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन। ठीक बच्चे? देन यस सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या मिल जाएगा आपको, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब देखो डी क्यू की वैल्यू क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, 0। 0 होती है। तो यहाँ से आपको आइसो सर एडियाबैटिक के लिए ना एडियाबैटिक के 0। लिए यस, डी क्यू इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे जो इक्वेशन मिला वो मिल गया आपको डी यू प्लस एन आर डेल्टा टी
अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से बताता हूँ। डी यू प्लस एन आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसे हम लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू एन आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। बच्चों समझ में आई बात? Yes, sir. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई भी हीट नहीं मिलनी है इसे। तो यहाँ पे जो वॉल होगा वो कैसा होगा, वो आपका एडियाबैटिक होगा या डायथर्मल थर्मिक होगा? सर डायथर्म। डायथर्मल। अब एक और लास्ट पॉइंट क्या था, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है, सीपी सी इज इक्वल टू सीपी, सी भी कुछ नहीं, सीधे सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो आप जानते हो इसके लिए डी क्यू की वैल्यू कितनी, 0, तो सी की वैल्यू कितनी, 0। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको जितना भी टेम्परेचर देते जाओ, जितना भी टेम्परेचर देते जाओ, इसमें इसके स्पेसिफिक हीट में कोई चेंज नहीं कांस्टेंट। आएगा, कांस्टेंट बना रहेगा, 0 बना रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का कंप्लीट नॉलेज आपको मिल गया है सारे के सारे प्रोसेस का। सर स्पेसिफिक हीट नेचुरल फिनोमेना होते हैं? बच्चे ये फिनोमिना नहीं है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। तो सर ये नेचुरल होती है? हाँ और क्या, अभी मैं कह रहा हूँ कॉपर, कॉपर कैसा मटेरियल, नेचुरल मटेरियल, मतलब ये एक तरीके का मटेरियल ही तो है ना। उसको आप उसका सर उसकी स्पेसिफिक हीट आप चेंज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। आपने वहाँ पढ़ा तो है ना कॉपर के लिए वाटर की स्पेसिफिक हीट, तो वाटर कैसा नेचुरल हीट है ना, कि आप वाटर बनाते हो। नहीं सर, स्पेसिफिक हीट से पहले इंट्रोडक्शन नहीं था ना। हाँ, नहीं क्यों नहीं था, हमने तो पहले ही पढ़ा है स्पेसिफिक थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में। हाँ सर। तो पहले से हम लोग पढ़ रखे हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो इसमें अगली चीज आती है इसका डेरिवेशन। ये जो हमने रूल्स पढ़े हैं ना, इसके डेरिवेशन। तो देखो एक डेरिवेशन हम करते हैं, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करोगे, मैं हिंट दूंगा। प्रूफ ऑफ लाइसेंस लॉ। तो आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस डी क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या मिल जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू 0। मिल जाएगा ना। अब डी यू की वैल्यू कितनी, डी यू की वैल्यू आप निकाल चुके हो। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला रहा हूँ। सी वी इज इक्वल टू होता है डी यू अपॉन डी टी। आप इससे पहले किए हुए हो अगर याद हो तो यहाँ से डी यू इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, सी वी इंटू डी टी। dt। और ये तो पी डी वी आपके पास है ही, तो जरा हम इस इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, सी वी डी टी प्लस पी डी वी
इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या चाहिए? सर हाँ सर इसमें पीडीवी फॉर्मूला क्यों यूज किया हमने वर्क का? हाँ, तो और क्या करेंगे? इसके अलावा कौन सा वर्क होता है? सर अच्छा, सर बट पी टू हाँ हाँ बताओ। सर इसमें तो पीडीवी तब यूज करते जब इसका प्रेशर कांस्टेंट हो, तब पी इंटू डेल्टा वी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं क्यों? सर, वरना फिर उसमें इंटीग्रेशन डालना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल डालना पड़ेगा, इसीलिए तो हम चेंज करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ये किसी भी छोटे से पार्ट के लिए है। देखो सब में चेंज है, स्मॉल चेंज। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये जो इक्वेशन है वो स्मॉल चेंज का है। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हम डी डब्ल्यू को लेके ट्रीट कर रहे हैं, ना कि डब्ल्यू को लेके ट्रीट कर रहे हैं। हम चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो चेंज को तो हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे? यस ठीक सर। ठीक है ना? चलो अब हम आते हैं आगे। आपको पता है फ्रॉम नाउ, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगा? पीवी इज इक्वल टू, एन को मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ले ले रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है एन की अभी। ये मिल गया डिफ्रेंशिएटिंग। अब देखो यहाँ पे पी और वी और टी, ये तीनों कैसे हैं? वेरिएबल है ना? तो पी और वी को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? एक बाई पार्ट करेंगे, एक को करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें? पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? बताओ फटाफट बताओ। अरे यार इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना, इसको अगर आप करो, पी को छोड़ा डीवी बाई डी टी, प्लस वी को यस छोड़ा सर, यस सर। डीपी बाई डी टी। इतना साइलेंट हो जाते हो कि मुझे एक बार शक होने लगता है कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे dt इधर आके dt कर दिया, यही मिल गया हमें। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब यहाँ से dt की वैल्यू निकाला मैंने, तो dt इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? p dv प्लस v dp अपॉन r। इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट cv इंटू p dv प्लस v dp अपॉन r। आगे क्या था? पीडीवी। हाँ पीडीवी प्लस पीडीवी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बच्चे? अब आर को एलसीएम यस ले सर। लो और इस साइड ले जाके 0 कर दो, तो आपको मिला सीवी पीडीवी, फिर मिला आपको प्लस सीवी वीडीपी प्लस आर पी डीवी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से और यहाँ से पीडीवी कॉमन है, तो पीडीवी कॉमन ले लो, तो सीवी इंटू वीडीपी प्लस सीवी प्लस आर इंटू पीडीवी इज इक्वल टू 0। अब सीवी प्लस आर क्या होता है बताओ? सर सीपी। सीपी, यस। तो यहां से हमें मिल गया सीवी वीडीपी प्लस सीपी पीडीवी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन 2। अब पूरे इक्वेशन को सीवी और पीवी, मतलब आप ऐसे समझो, डिवाइड बाई सीवी पीवी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम करते हैं। क्यों कर रहे हैं? जिसकी वजह से डीपी अपॉन पी और इधर डीवी अपॉन वी मिल जाए, देन हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सीवी ले रहे हैं, सीवी पीवी ले रहे हैं, तो देखो वी कट गया, सीवी कट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या मिला हमें? डीपी अपॉन पी।
ठीक है ना, प्लस यहाँ क्या मिला, Cp अपॉन Cv dV अपॉन V इक्वल टू 0। यस और नो? बच्चों यस यस सर। सर। अब देखो, Cp अपॉन Cv को आप क्या कहते हो, आप गामा कहते हो। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, या इंटीग्रेट कर दो सीधे सीधे, तो इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dp अपॉन p प्लस इसे गामा को मैं बाहर लिख लेता हूँ, इंटीग्रल ऑफ dv अपॉन v इज इक्वल टू 0। बताओ dp बाई p का इंटीग्रल कितना, log p, dv बाई v का इंटीग्रल कितना, log v। हाँ या ना? बताओ फटाफट। यस सर। तो ये मिल गया हमें log बेसी p प्लस गामा log बेसी v इज इक्वल टू, भाई आप जानते हो कि जब भी इंटीग्रल होता है कांस्टेंट आता है, हमने c ले लिया, जीरो का वैसे भी हम करेंगे तो कुछ कांस्टेंट ही आएगा। अब देखो ये log p है और ये गामा है, आप जानते हो एक और log का फॉर्मूला ही होता है, a log बेसी b इज इक्वल टू log b टू पावर a। ये जो आगे होता है ना मल्टीप्लायर, ये ऊपर पावर में चला जाता है, तो ये गामा भी कहाँ चला जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा। तो log बेसी p प्लस log बेसी v टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही c जो है। देन अगेन, अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस हो रहे हैं तो आप जानते हो मल्टीप्लाई होगा, log अगर हम बाहर ले ले तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, log बेस e p v टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है, c है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप ये समझ जाओ, मैं सीधे c लिख रहा हूँ। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं, तो p v टू पावर गामा इज इक्वल टू e टू पावर c। e टू पावर c भी क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से हमें मिल गया pv टू पावर गामा इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट, हमने k मान लिया। यही हमारा पॉइसन लॉ है। दिस गिव्स pv टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो आप इसको कैसे चेंज करोगे, आपके पास फॉर्मूला है pv इज इक्वल टू RT, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT अपॉन v। इसको यहाँ पुट करो, चलो इसे भी कर ही देता हूँ, क्या करने मैं आपके लिए छोड़ू, क्या कर पाओगे कि नहीं, बताओ बच्चों। क्या करना है सर अब इसको इसमें? चेंज करना है, p की जगह पे हमें RT और v के बीच का रिलेशन चाहिए, तो तो सर R, कर हाँ लेंगे। कर लोगे ना, तो चलो करो फटाफट, मैं भी कर रहा हूँ, देखते रहना बस कि कहाँ जहाँ गलती हो रही है आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि सही कर रहे हो गलत। तो इसकी वैल्यू को इसमें पुट किया, इसे इक्वेशन स्टार मान लेता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी गेट RT अपॉन v इंटू v टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो v यहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा, t v टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू RT, सॉरी कांस्टेंट। सर ये क्या किया अभी? हमने देखो v टू पावर गामा अपॉन v, तो v ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, गामा -1 हो जाएगा ना, यस सर। बस वही कर लिया यहाँ पे। तो कांस्टेंट अपॉन r, तो ये एक तरीके का न्यू कांस्टेंट हो जाएगा, तो t v टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट k। ये भी आपका एक तरीके का अलग फॉर्मूला है इसी की तरीके का। अब देखो
अब इसको और चेंज करो, टी की वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो आपको फिर से या वी की वैल्यू पुट करो। आपने पी तो कर दिया, वी की वैल्यू पुट करो अगेन। आप जानते हो पीवी इज इक्वल टू आर टी, तो v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। इसे अब पुट करो इक्वेशन 1 में, वही स्टार में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको, P इंटू वी, वी की जगह पे है आर टी अपॉन पी टू पावर गामा इज इक्वल टू के। तो देखो यहाँ पे ये है अपॉन गामा हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पी टू पावर 1 माइनस गामा इंटू टी टू पावर गामा इज इक्वल टू के अपॉन आर। तो फिर से ये तरीके का न्यू कांस्टेंट, तो क्या मिल गया हमें, पी टू पावर 1 माइनस गामा टी टू पावर गामा इज इक्वल टू के। ये भी एक तरीके का फॉर्मूला है पॉइसन लॉ का। इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। तो ये 3 फॉर्मेट थे आपके पॉइसन लॉ के, ठीक है बच्चे। और ये तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल है, एडियाबैटिक सर प्रोसेस के लिए। के हाँ, अपॉन आर था सर। तो आर। के अपॉन आर का मतलब क्या हुआ बच्चे, न्यू कांस्टेंट, एक और नया कांस्टेंट हो गया ना ये, यस। तो हमने उसे के मान लिया, बात तो बराबर है। तो इसे भी हम लिख सकते हैं ना, पी टू पावर 1 माइनस गामा इंटू टी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। अब इस पे बहुत तरीके के न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस हैं, अब हम लोग वो करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। यस सर। तो मिलते हैं अगले टाइम पे। चलो बच्चों, बाय बाय।